वो चीज़ें वहाँ पर हो जाती हैं, क्योंकि हमारे अंदर का बचपना हमारे व्यापार को ख़राब कर सकता है। किसी को खरीदना, यहाँ बेचना, वो बताना, किसी को अपने अलग अलग नियम बताना, क्या बस ये शेयर बाजार है? किसको होता है उसका जो संचालन करता है, उसकी देख रेख जो करता है, वो जो कंपनियां इसके ऊपर वर्क करती हैं वो भी वैल्यूबल है। हमें अफसोस कब होता है? हमें अफसोस तब होता है जब आपके द्वारा रखा हुआ शेयर, जब आप उसे निकाल देते हो, तब वो आपको टॉप पर पहुंच कर दिखाए। तो थोड़ी सी बात सोचो, अगर टिप्स से काम चलता, अगर टारगेट से काम चलता, तो आज विजय केडिया साहब ये ना कहते कि ये शेयर यहाँ खरीद लो, वहाँ बेच दो। आप किसी की विधि को समझने की चेष्टा करते हैं तो पूर्ण ईमानदारी से उस चीज़ को समझें। बीसीजी के नए कदम के ऊपर उसने क्या अब दूसरी कंपनियों के साथ जो है कदम से कदम मिला लिया है? नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे सर बीसीजी के नए कदम के ऊपर उसने क्या अब दूसरी कंपनियों के साथ जो है कदम से कदम मिला लिया है, क्या रणनीतियां हैं उसके बारे में बातचीत करेंगे। और बात करेंगे जीएमआर एयरपोर्ट के बारे में, क्या वो विस्तार करने जा रही है, उसकी चीज़ों को समझेंगे। और बात करेंगे रिलायंस इंडस्ट्री ने रूस की एक बड़ी तेल कंपनी, सरकारी कंपनी के साथ क्या सौदे करने की सोची है और उससे भारत की कच्चे तेल के ऊपर जो स्थिरता बन जाएगी, उससे कहीं ना कहीं एक अच्छा खासा फ़ायदा रिलायंस इंडस्ट्री को हो सकता है अगर ये चीज़ें हो जाएं। तो उसके ऊपर भी आज हम प्रकाश डालेंगे। तो कभी कभी कुछ लोगों को कुछ चीज़ें समझने में वक्त लगता है और वो वक्त तब उसको समझ में आता है जब वो चीज़ें वहाँ पर हो जाती हैं, क्योंकि हमारे अंदर का बचपना हमारे व्यापार को ख़राब कर सकता है। ध्यान रखना, बचपना सिर्फ बच्चों पे नहीं होता, बचपना जो है बड़ों के अंदर भी होता है। और उस अंदर है ना बचपना हमारे, उसके द्वारा उल्टे सीधे कदम, उल्टे सीधे कमेंट और अपने विचारों के अंदर बड़ी ही बच्चों वाली बातें वो अपने विचारों के द्वारा लिखते हैं और उसके द्वारा उनके माइंड की स्थितियां पता लग जाती है। जब आप किसी की विधि को समझने की चेष्टा करते हैं तो पूर्ण ईमानदारी से उस चीज़ को समझें। क्या किसी को टिप्स देना, किसी को टारगेट बताना, किसी को खरीदना, यहाँ बेचना, वो बताना, किसी को अपने अलग अलग नियम बताना, क्या बस ये शेयर बाजार है? इसको हम बहुत महत्वपूर्ण चीज़ समझ रहे हैं। अगर ये टिप्स हो गया, खरीदना बेचना बताना हो गया, तो फिर वो लोग अमीर कैसे बन गए जो इनसे दूर होकर अपनी एनालाइज करके आगे बढ़े हैं? सोचो, थोड़ी सी बात सोचो। अगर टिप्स से काम चलता, अगर टारगेट से काम चलता, तो आज विजय केडिया साहब ये ना कहते कि ये शेयर यहाँ खरीद लो, वहाँ बेच दो। राधा कृष्ण दवानी जी ये ना कहते यहाँ बेच लो, वहाँ कर लो। सुशील केडिया साहब ये ना कहते कि यहाँ खरीद लो, वहाँ बेच लो। अगर कहेंगे भी तो कहेंगे भैया अपना स्टॉप लॉस लगा लो। दुनिया के सबसे बड़े जो हैं वॉरेन बफेट, वो ना बोल देते कि भैया यहाँ खरीद लो, यहाँ खरीद लो, वहाँ बेच लो, वहाँ बेच लो। करते हैं कभी वैसे बड़े लोग? कौन करता है? जो लोग ऐसी ऐसी अपनी चीज़ों को लगाकर दूसरों को गुमराह करते हैं। बड़ा ही दुख सा भी महसूस होता है कि जब हम उस विधि से आगे निकल रहे हैं जहाँ सिर्फ हम कंपनी के पहलू को नहीं समझकर अलग रणनीति के साथ आगे बढ़ रहे हैं। चाहे मिष्टान फूड हो, आर पावर हो, बोरोसिल, रिनेबल्स हो, उनकी वो विशेषताएं मैं आपको बता रहा हूँ, शायद ही कोई आपको बताएगा। आर पावर के अंदर जो भी 2-3 चीज़ें हुई हैं वो उसके कदमों को मजबूत फ्यूचर के लिए कर रही हैं।
पर कुछ लोग कहेंगे हमें तो कुछ पता ही नहीं है, आपने खरीदने बेचने के लिए बताया ही नहीं है। तो ये वो नीतियाँ होती हैं जिसको हमें समझना है। तो बड़े बड़े लोग भी कह सकते हैं आपको यहाँ खरीद, भैया खुद ही करना पड़ेगा सब कुछ। मजबूत तो आपको उन चीज़ों को समझकर होना चाहिए जो कंपनी के अंदर की चेष्टा है। हमें अफसोस कब होता है? हमें अफसोस तब होता है जब आपके द्वारा रखा हुआ शेयर, जब आप उसे निकाल देते हो, तब वो आपको टॉप पर पहुँच कर दिखाए और तब आप अपने दोस्तों को ये बोलते हो ये शेयर तो मेरे पास भी था, इस रेट पर था। तब वो आपका बचपना आपके सामने आ रहा है, तब वो चीज़ें आपके सामने आ रही हैं कि जब आपने अच्छे खासे शेयर को गिरावट में या किसी के कहने पर टेंशन में आकर बेच दिया और फिर कुछ महीनों कुछ सालों बाद वही शेयर टॉप पर आपको मिला, फिर आप ये कहते हुए नज़र आओगे भैया ये शेयर तो मेरे पास था। तो ये बचपना छोड़ो, इन्वेस्टमेंट करने की नीतियों से हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। तो बड़ी गंभीर तौर पर आपको चीज़ें समझाता हूँ, इन चीज़ों की वैल्यू है। वरना बोरोसिल रिन्यूएबल्स के ऊपर इतने 4-5 घंटों के अध्ययन के बाद भी किसी ने वीडियो नहीं देखी है, फिर क्या फ़ायदा अलग अलग चीज़ों के ऊपर वीडियो बनाना। तो उन चीज़ों को आप समझो, थोड़ा सपोर्ट करो आगे के लिए, चीज़ों को समझो। और जो लोग ज्वाइन करते जा रहे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद मैं बोलता जाता हूँ। अच्छा, एक आपको बताऊँ कि एयरपोर्ट जो होता है उसका जो संचालन करता है, उसकी देख रेख जो करता है, वो जो कंपनियां इसके ऊपर वर्क करती हैं वो भी वैल्यूबल है। क्योंकि एक देश से दूसरे देश या फिर अपने देश से ही दूसरे राज्य में जाने के लिए सबसे पहले एयरपोर्ट का ही यूज होता है, रनवे का यूज होता है, टर्मिनल का यूज होता है। और जो भी कंपनियां इस पर वर्क करती हैं वो अपने आप में वैल्यूबल हो जाती हैं। पर्यटन को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा आप तभी दे सकते हैं जब देश के अंदर हमारी जो उड़ानें हैं वो सुचारू रूप से अच्छी हो, ज़्यादा से ज़्यादा हो और ज़्यादा से ज़्यादा यात्री जो हैं एयरपोर्ट के अंदर आए। तो इन्हीं चीज़ों के अनुसार एक कंपनी है, एक बड़ी ग्रुप की कंपनी है GMR एयरपोर्ट। और GMR एयरपोर्ट आपको पता ही है एशिया की सबसे बड़ी एयरपोर्ट डेवलपर कंपनी है, एयरपोर्ट का संचालन करने वाली कंपनी है ना। तो बड़ी एयरपोर्ट ऑपरेटर कंपनी कौन सी है? GMR, जो एशिया की सबसे बड़ी है और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी एयरपोर्ट ऑपरेटर करने वाली कंपनी कौन है? GMR एयरपोर्ट। अभी आपको देखने को भी मिला होगा कि GQG पार्टनर ने अपनी हिस्सेदारी को थोड़ा सा इसके अंदर और बढ़ाया था। वही GQG पार्टनर जिन्होंने अडानी ग्रुप को बुरे वक्त में संभाला था। तो जब आप यहाँ की रणनीतियाँ एयरपोर्ट के माध्यम से समझते हैं तो वहाँ पर GMR एयरपोर्ट का नाम आता है, क्योंकि इसने वित्त वर्ष 2024 में 121 मिलियन यात्री जो है अपने एयरपोर्ट के अंदर उनकी आवाजाही की है, उनको संभाला है इतने यात्रियों को। तो ये भी एक दृष्टि से आपको देखना चाहिए कि अच्छी खासी GMR एयरपोर्ट अच्छा खासा वर्क करती है। अब ये एक बहुत बड़ा काम करने जा रही है। वैसे मैं आपको बताऊं, इसने अपने GMR एयरपोर्ट ने हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट में जो अपनी विस्तार की योजना अभी ताज़ी इसने अपनी क्षमता को बढ़ाने के लिए भी की है, उसके मद्देनज़र इसने और अपनी क्षमता को बढ़ाने के लिए एक टर्मिनल और रनवे का और क्षमता बढ़ाने के लिए वर्क करे, ताकि ये अपने द्वारा अपने एयरपोर्ट के अंदर जो इतने सारे यात्री आ जाते हैं उनकी सुविधा के लिए, आवाजाही के लिए, उनकी चीज़ों को अच्छा करने के लिए विस्तार कर रही है। तो GMR एयरपोर्ट हैदराबाद दूसरा टर्मिनल बनाने की और एक रनवे बनाने की विस्तार योजना पर वर्क कर रही है, क्योंकि इसकी यात्रियों की जो आवाजाही है वो 30 मिलियन यात्रियों तक पहुंच गई है। तो इसे देखते हुए GMR एयरपोर्ट ने अपनी विस्तार योजना के साथ अपने दूसरा टर्मिनल और एक रनवे बनाने के लिए हैदराबाद एयरपोर्ट के अंदर अपनी विशेषताओं के साथ हमें चीज़ें बताई हैं। तो ये वो कंपनी है जो एयरपोर्ट के बिजनेस के अंदर एशिया में नंबर 1 और वैश्विक स्तर में दूसरे नंबर पे है, और विदेशों के अंदर कई एयरपोर्ट का ये ऑपरेटर संचालन करती है। तो उन स्थितियों को भी आपको समझकर चलना है।
अच्छा, बीसीजी ने क्या ऐसा कदम बढ़ा दिया जो वो दूसरों कंपनियों के भी साथ हो रही है? सबसे पहले एक चीज़ समझो, जहाँ पर हर एक कंपनी का Q2 भी आ चुका है और इस कंपनी का Q4, Q1 या Q2 हमें देखने को नहीं मिला है। धीरे धीरे जो भी चीज़ें हैं बीसीजी उस नियमों के अनुसार कर रहा है जो सेबी और एनएससी और बीएससी के नियमों के अनुसार होते हैं। क्या इसकी ट्रेन पटरी पर आ रही है? देखो सर, बीसीजी ने आपको एक बार ये भी बताया था कि 14 दिसंबर 2024 से पहले इसका जो व्यापार का जो निलंबन हुआ है उसको रद्द करने की चीज़ें 14 दिसंबर 2024 से पहले हो जाएगी, पर वो भी हमें देखने को अभी नहीं मिल रहा है। दूसरा एक चीज़ और इसने कहा था कि वो अपना Q1 का जिस दिन रिजल्ट प्रस्तुत करेगा उस दिन से वो अपने इस व्यापार का जो निलंबन है उसको रद्द कराने की स्थितियों के साथ आगे बढ़ेगा, पर इसने हमें समय नहीं बताया है। तो देखने वाली बात ये हो रही है कि जो 6.5 लाख छोटे निवेशक इस कंपनी के अंदर अभी फंसे हुए हैं, क्या उनको कोई राहत मिल रही है? देखो सर, ऐसा वैसा तो काम कुछ हुआ नहीं है कि यहाँ से हमें पता लगे कि भैया इनके जो शेयर हैं अब डेली देखने को मिलेंगे। पर अगर कंपनी अपना रिजल्ट प्रस्तुत कर रही है तो यानी कि कंपनी के अंदर अपना काम है। अब कंपनी ने अपना Q2 भी प्रस्तुत कर दिया है। ये एक इसके लिए पंख है, क्योंकि यहाँ पर कंपनी ने अभी हाल ही के दिनों Q1 प्रस्तुत किया और अब इसने अपना Q2 सितंबर का भी प्रस्तुत कर दिया है और इसके साथ साथ ये अब अदर कंपनी के बराबर हो रही है, मतलब रिजल्ट देने में अब ये चूक नहीं रही है। तो मेन मकसद क्या था कि जब ये अपने Q1 का कुछ रिजल्ट प्रस्तुत करेंगे तो ये डेट बताएंगे कब, ये सामने नहीं आ रही हमारे, और इन्होंने अभी Q2 दे दिया, तो यानी कि कंपनी वर्क कर रही है और तभी तो कंपनी अपनी सेल्स प्रॉफिट दिखा रही है। तो यहाँ से थोड़ी सी राहत 6.5 लाख निवेशकों को मिल सकती है, पर अभी भी इनके जो शेयर हैं सोमवार ही देखने को मिलते हैं, मंडे ही देखने को मिलते हैं। पर Q2 का आना थोड़ी जान लग रही है चीज़ों के अंदर। यहाँ से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अगर इनको आगे वर्क नहीं करना है तो फिर अपना Q1 Q2 देना ही क्यों है। फिर दूसरा, ये नियुक्ति जो इन्होंने अभी की है 2, ये कर ही क्यों रहे हैं? हो सकता है किसी कारण से कंपनी के अंदर पहले बहुत दुविधा थी, बड़ी प्रॉब्लम थी, ये वो सारी चीज़ें थी, पर वो अब अगर नियमों के साथ धुल रही हैं तो वो सेबी एनएससी बीएससी के नियमों के अनुसार धुल रही हैं और उसके द्वारा ही ये अपने रिजल्ट प्रस्तुत करने में कंपनी लग गई है। तो यहाँ एक थोड़ी सी राहत की सांस है ना, पर होगा कब होगा वो बात की बात है, क्योंकि वहाँ पर कोई भी समय बीसीजी ने अभी तक के निवेशकों को नहीं तक बताया नहीं है अभी। तो वो भी एक देखने का विषय है। अभी Q1 आ गया, Q2 भी आ गया, अब इसका देखेंगे रिजल्ट। सबसे पहले देखते हैं मार्केट कैप कंपनी की 1800 करोड़ रुपए की है। कंपनी का अगर हम हाई देखें तो 22 रुपये कंपनी का हाई है, 6 रुपये 65 पैसे का लो है। इस वक्त कंपनी का शेयर 8 रुपये 90 पैसे करीब का चल रहा है और वो सोमवार से सोमवार ही शेयर दिखता है, इसलिए अपर सर्किट ये लगा रहा है। कंपनी ने कहा है कि वो Q1 के बाद अपना निलंबन करने की विशेषताओं के साथ आगे बढ़ेगा, इसलिए शेयरों के अंदर अपर सर्किट भी लग रहा है, क्योंकि अब सारे निवेशकों को पता लग गया। जो 6.5 लाख निवेशक ऊपर के रेट पे फंसे हैं वो तभी फंसे हैं कि उन्होंने निकाला नहीं है अपना माल, क्योंकि अगर वो निकालते तो वो या अपर सर्किट जब लग रहे हैं तब भी निकाल सकते थे। तो यानी कि कंपनी ने Q2 लिया है अपना। दूसरा, अगर हम देखें सितंबर 2023 में कंपनी की जो सेल्स थी वो 1814 करोड़ की सेल्स थी, 352 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट था। वैसे कंपनी भैया प्रॉफिट कर रही है। अब अपना इसने Q1 दे दिया, Q2 दे दिया, तो Q2 के अंदर यानी सितंबर 2024 के अंदर कंपनी ने 1303 करोड़ की सेल्स प्रॉफिट कर दिया है। भले ही सेल कम हुई है, भले ही प्रॉफिट कम हुई है, पर वो चीज़ों को समझो जब ये सेबी की चीज़ों के अनुसार उन चीज़ों में फंसा हुआ है जहाँ से इसने कुछ प्रॉब्लम अंदर से की होगी, उसके बावजूद भी Q1 दे रहा है, Q2 दे रहा है। हाँ, सेल तो कम होना ही है, क्योंकि बड़ी विफलताओं, जो भी बड़ी प्रॉब्लम इसके साथ हुई है ये आप सबको पता है, पर कंपनी ने अपना Q2 प्रस्तुत कर दिया। ये थोड़ी सी जान का विषय लग रहा है, थोड़ा अच्छा विषय ये लग रहा है। और अगर हम एक और चीज़ देखें, दिसंबर 2023 से कंपनी की सेल्स निरंतर बढ़ रही है, तो यानी कंपनी के पास काम होगा इसलिए सेल्स की बढ़ रही है। तो ये भी आप एक चीज़ समझ सकते हो। दूसरा, अगर हम आपको एक चीज़ बताएं, कंपनी के पास अपना सितंबर 2024 के अंदर जो रिजर्व है वो
प्लस में है, यानी कि वो भी बढ़ रहा है, जो 7,763 करोड़ का है। और देखने को ये मिल रहा है उधार कंपनी के अंदर 0 है। तो यहाँ भी चीज़ें आप समझ सकते हैं। प्रमोटर की अगर हम बात करें तो कंपनी के अंदर प्रमोटर है 18.38% के इसके अंदर प्रमोटर हैं, 9.01% इसके अंदर एफआईज हैं। डीआईज कंपनी के अंदर है नहीं, सरकार कंपनी के अंदर है नहीं। और देखने को ये मिल रहा है कि पब्लिक जो कंपनी के अंदर है वो करीब 72.62%। और इसके अंदर छोटे निवेशक जो हैं 6.5 लाख जो हैं फंसे पड़े हैं। पर जब ये रिजल्ट प्रस्तुत कर रहा है थोड़ी सी आस की दिशा इसके अंदर दिख रही है। और देखने वाली ये बात थी कि जिस शेयर के नाम से जिस कंपनी को शंकर शर्मा के स्टेक से माना जाता था वही इसके अंदर से अब अपनी होल्डिंग को बेचकर निकल पड़े हैं। वो तो पहले ही निकल गए थे, जो 1.14% की उनकी हिस्सेदारी थी। तो यहाँ Q2 से थोड़ी सी आस की चीज़ें बीसीजी ने जगाई है ना। अब देखते हैं कि भैया इसका जो व्यापार का निलंबन है वो कब रद्द होता है, तो ये भी देखने का विषय बन जाता है। भारत के अंदर कच्चे तेल की स्थिरता जो है सामान्य तौर पर अस्थिर ही रहती है, क्योंकि खाड़ी देशों से जो भी हम कच्चा तेल लेते हैं, कहीं से भी लेते हैं, वो उस कारण से भी है कि भैया रेट बढ़ना, कभी युद्ध की स्थिति होना, कभी वो होना, कभी ये होना। तो इस वजह से देश के अंदर भी फिर पेट्रोल डीजल के दामों के ऊपर उतार चढ़ाव भी देखने को मिलते हैं। और असमंजस भी रहता है कि भाई भारत के अंदर जिस तरीके से ये कच्चे तेल के जो हिसाब होते हैं वहाँ से कब स्थिरता आएगी। तो देखने को ये मिल रहा है कि रिलायंस इंडस्ट्री जो है एक बड़ा सौदा कच्चे तेल में करने के लिए आगे बढ़ रहा है, जो रूस की एक बड़ी कंपनी, सरकारी जो कंपनी है, जो पूंजीकरण के हिसाब से रूस की एक बड़ी कंपनी है जिसका नाम है रोसनेफ्ट। उसने रिलायंस इंडस्ट्री के साथ कच्चे तेल की आपूर्ति करने के लिए जो सौदे किए हैं उससे तेल की स्थिरता बनी रहेगी, ऐसे एनालाइज करने वाले कह रहे हैं। तो ये सौदा जो है रोसनेफ्ट जो एक बड़ी कंपनी है वो रिलायंस इंडस्ट्री को 5 लाख बैरल प्रति दिन आपूर्ति कच्चा तेल का कराएगी, जिससे यहाँ पर एक स्थिरता बनती हुई नज़र आ रही है। और यहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्री एक बड़ा दांव खेल रहा है। ये सौदा प्रति वर्ष अगर कल के रेट से देखा जाए तो करीब 13 अरब डॉलर का प्रति वर्ष का बनता है। और ये समझौता करीब 10 वर्ष का होने की उम्मीद है। पेट्रोलियम मंत्री के अधिकारियों ने इसकी पुष्टि किए बिना ये बताया है कि इस सौदे की जो भी चीज़ें अंतिम चरण में है इसकी जानकारी उन्हें है। तो यहाँ से एक चीज़ देखनी पड़ेगी कि जो भी आपूर्ति कराएगा वो वैश्विक स्तर के कच्चे तेल का करीब 0.5% की वैश्विक स्तर की हिस्सेदारी होगी। तो यहाँ कहीं ना कहीं ये भी है कि रोसनेफ्ट जो है भारत के अंदर इस कच्चे तेल की आपूर्ति करने के साथ अपनी क्षमता का यानी अपनी बढ़ने का विस्तार जो है भारत के अंदर उसके एक क्षमता के विस्तार की एक योजना है। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं, न्यारा का आपको पेट्रोल पंप भी देखने को मिलता होगा, न्यारा का ना देखने को मिलता होगा। वो किसका निवेश है उसके अंदर? रोसनेफ्ट का ही उसके अंदर निवेश है। और न्यारा के करीब भारत के अंदर 6000 पेट्रोल पंप से ज़्यादा है और करीब अन्य भी इसके निर्माणाधीन पेट्रोल पंप यहाँ पर बनने जा रहे हैं। तो न्यारा के अंदर भी रोसनेफ्ट ने अपनी होल्डिंग को बढ़ा रखा है, अपने निवेश को उसने बढ़ा रखा है। यहाँ से एक चीज़ आपको देखनी चाहिए कि अगर ये इतना बड़ा सौदा कच्चे तेल पर आपूर्ति करने के लिए है तो ये रिलायंस इंडस्ट्री के साथ हो रहा है। और अगर मुकेश अंबानी की योजना कच्चे तेल के अंदर स्थिरता लाने की है, जो आपूर्ति के अंदर होती है स्थिरता लाने की है, तो वहाँ से एक बड़ा दाव जो है रिलायंस इंडस्ट्री खेल रहा है। और अगर ये सौदा कामयाब रहा तो रिलायंस इंडस्ट्री के पंख पेट्रोल और कच्चे तेल की चीज़ों के अनुसार मजबूत होने की दिशा के साथ हैं। तो भैया 5 लाख बैरल प्रतिदिन कच्चे तेल की आपूर्ति करना और इस कंपनी के द्वारा अगर ये रिलायंस इंडस्ट्री को कराती है तो ये एक बड़ा सौदा है। इस सौदे को आपको समझकर चलना पड़ेगा। भैया इतनी ज्ञान की गंगा आपके लिए मैं बहा रहा हूँ और कुछ को इसी ज्ञान की गंगा में कुछ नज़र नहीं आ रहा है। जब हमारी एनालाइज एक सच्चे तौर पर होती है तो फिर वो सच्चे लोगों को ही पसंद आएगी, झूठे लोगों को तो आएगी नहीं। जो ऐसे इमोजी भेजता है, जो जिसके बाल भी नहीं होते, इधर से आंसू निकल रहे होते, हंस रहा होता है,
तो यकीनन वो खुद को धोखा दे रहा है। वो खुद को धोखा इसलिए दे रहा है क्योंकि भैया उनके पास इतना पैसा तो है नहीं कि वो इस पे भी स्टेक लेंगे, उस पे भी स्टेक लेंगे। वो क्या करेंगे, वो फिर ऐसे यूट्यूबर को खोजेंगे जो उनको टारगेट दे रहा होगा। वो जितना उनका कम पैसा है ना, वो भी टारगेट में निकल जाएगा उनका। स्थितियाँ लोगों की उनकी बातों से पता लग जाती है। मैं आपको बता दूँ, स्थितियाँ लोगों की उनकी बातों से पता लग जाती है, उनकी आदतों से पता लग जाती है। अब ये जो इस तरीके के लोग हैं जो चीज़ों को नहीं समझते, मैं उनसे कोई खफा नहीं हूँ। मैं तो उनकी एक सुधार की नीतियों के साथ हूँ। अगर वो शेयर बाज़ार को इस तरीके हंसी में लेंगे या अपर सर्किट लगने के बाद खुश और गिरावट के बाद दुखी होंगे, तो ये तो पूरी ज़िंदगी चलेगा ना। और अगर ये पूरी ज़िंदगी चलेगा तो फिर आपने क्या खोया क्या पाया इसका भी अनुमान लगा लेना। खोया ही खोया रहेगा। आज भी बाज़ार के अंदर इतनी ज़्यादा गिरावट होने के बाद जो डर के मारे अपनी चीज़ों को निकाल कर बैठे होंगे, तो वो बाद में जब मार्केट कवर करके गई तो क्या उनको वो अफसोस नहीं हुआ होगा। हम जीतने बाज़ार को चले हैं, पहले हम खुद को जीतेंगे तभी हम बाज़ार को जीत सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपको बताने वाला, आपको समझाने वाला, आपको अलग अलग नीतियों से कुछ ना कुछ चीज़ें करने वाला आपको हर वक्त आपको उन चीज़ों के साथ समझाता रहेगा जो आप नहीं समझे हैं। पर यकीनन अगर आप वो नीतियों को समझ जाएं कि हाँ हम वो चीज़ समझ रहे हैं जहाँ से कुछ अच्छी निकल रही है, अच्छी बातें निकल रही हैं, तो उसको आपको खुद मजबूत करना है। मैं हमेशा एक सेक्टर के ऊपर भी आपको बता सकता हूँ, दूसरे सेक्टर के ऊपर बता सकता हूँ। आपको ये समझना है कि टिप्स की चीज़ें अगर आप यहाँ खोज रहे हैं, टारगेट की चीज़ें यहाँ खोज रहे हैं, यकीनन वो यहाँ से बिल्कुल भी नहीं होगी। फिर क्या होगा, फिर मैं आपके लिए न्यूज़ आएगी, फिर न्यूज़ ही बता दिया करूँगा। बस न्यूज़ आई, न्यूज़ बता दिया, वो चीज़ें नहीं बताऊँगा जहाँ से हमें एक माध्यम तो पता लगे कि कंपनी के अंदर क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। इसलिए देखने वाले भी समझदार होने चाहिए, और 99% तो देखने वाले समझदार ही हैं, अच्छी हैं। तो उन नीति को आपको समझकर चलना पड़ेगा। एक व्यक्ति ने कहा, सर सुजलोन एनर्जी के अंदर एक न्यूज़ निकल कर आई है कि 2 म्यूचुअल फंड ने नवंबर महीने में सुजलोन एनर्जी के अंदर अपनी हिस्सेदारी ली। अब म्यूचुअल फंड का आप नाम ले रहे हो, और म्यूचुअल फंड के बारे में मैंने आपको बताया है। म्यूचुअल फंड वाले के पास टीम होती है, म्यूचुअल फंड वालों के पास धैर्यता होती है, और म्यूचुअल फंड वालों के पास काफ़ी लोग जो पैसा देते हैं वो म्यूचुअल फंड वाले उसे डिवाइड करते हैं, उसको कहाँ लगाना, अपनी कस्टमर को रिटर्न देने के लिए ही काम करते हैं। तो यानी कि उनके पास समय है, 5 साल, 10 साल, 15 साल, ये समय है उनके पास, म्यूचुअल फंड वालों के पास। तो अगर म्यूचुअल फंड वाले ने नवंबर के महीने में सुजलोन एनर्जी के अंदर अपनी होल्डिंग ली, इससे उत्साहित होना क्यों है। म्यूचुअल फंड ने तो पहले भी ले रखी है। अब 2 से अगर आप उत्साहित हो रहे हैं तो चीज़ों को समझो, उनके पास समय है, तो हर एक चीज़ को हल्के में लेना शुरू कर दो, और जो भी वीडियो बना रहा हूँ उसको समझना शुरू कर दो। मैं आपको यही चीज़ बताता रहूँगा और समझाता रहूँगा। इससे अलग और चीज़ अगर आपको समझनी है वो यहाँ से बिल्कुल भी नहीं आएगी। मैं आपको फिर बता दूँ, BCG ने अपना Q2 प्रस्तुत करके 6 लाख से ज़्यादा, 6.5 लाख छोटे निवेशकों के ज़्यादा उनके अंदर थोड़ी सी धैर्यता लाई है, थोड़ी सी लाई है। क्योंकि मेन चीज़ तो जब ये बाज़ार के अंदर उतरेगा, जो निलंबन इनका व्यापार का हुआ है उसे रद्द होगा, तब वो मुख्य पॉइंट होगा। पर उसके बारे में अभी कुछ भी हमारे सामने प्रस्तुत नहीं हुआ है। GMR एयरपोर्ट ऑपरेटर एक बड़ा काम करता है, और वो अपनी विस्तार की योजना, अपनी यात्रियां जो इनके एयरपोर्ट में आते हैं, टर्मिनल में आते हैं, उसकी विस्तार की चीज़ों के साथ आगे निकल रहा है। तो वो एक क्षमता बढ़ा रहा है अपनी। तो किसी भी कंपनी के ऊपर जो मैं वीडियो बना रहा हूँ उस नीति को आपको समझकर चलना पड़ेगा। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए। किसी की भी बातों में आपको आना नहीं है, चाहे मैं क्यों ना हो। अपनी एनालाइज को इतना तेज कर लो सर कि कोई भी आपको गुमराह कर ना सके, कोई भी आपको बातों में लेकर शेयरों को खरीदवा बिकवा ना सके। अपनी एनालाइज को सबसे आगे आपको करना है। तो सर चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।